हेलो फ्रेंड्स, यदि आप भी सेमेस्टर 2 में हैं और आपका ऑनर्स पेपर हिस्ट्री है SKMU से, तो ये वीडियो आपके लिए है। इससे पहले यूनिट 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और आज हम लोग यूनिट 2 का सारा जितना भी क्वेश्चन थे सारा क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। पहले हम लोग MCQ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। जो MCQ क्वेश्चन बनेंगे इम्पोर्टेंट्स यूनिट 2 के लिए, उसमें से पहला क्वेश्चन है कि सातवाहन जो वंश था इसके संस्थापक किसको माना जाता है। इसके जो संस्थापक हैं वो किसको माना जाता है? सिमुक को माना जाता है। याद रखिएगा, किसको माना जाता है? सिमुक को। अगला प्रश्न है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का प्रसिद्ध शासक था। तो जो गौतमी के पुत्र थे सातकर्णी, ये किस वंश के शासक थे? आपको याद रखना है, ये सातवाहन शासन के वंश के शासक थे। अगला है क्वेश्चन नंबर एक के बाद 3 बता दिए, 2 नंबर यहाँ है। देखिए, सातवाहनों की प्रमुख राजधानी कौन सी है? तो सातवाहन का जो प्रमुख राजधानी था वो था प्रतिष्ठान। क्या था? प्रतिष्ठान। आपको याद रखना है कि क्या था वो? प्रतिष्ठान था। अगला देखिए, 3 नंबर बताई दिए। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, गौतमी पुत्र जो थे जिसका नाम था सातकर्णी की उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख से मिलता है? कौन से अभिलेख में इसका वर्णन किया गया है? तो इसका जो वर्णन किया गया है वो नासिक अभिलेख में किया गया है। किस में किया गया है? नासिक अभिलेख में। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सातवाहन शासकों ने किस भाषा को संरक्षण दिया? किस भाषा को संरक्षित किया था? तो आपको याद रखना है, इन्होंने प्राकृतिक भाषा को संरक्षित किया है। किसे? प्राकृतिक भाषा को। अगला प्रश्न है 6 नंबर, सातवाहन काल में भूमि अनुदान मुख्यतः किन्हें दिए जाते थे? भूमि का जो दान दिया जाता था वो किसे दिया जाता था? ये आपसे पूछा गया है। तो भूमि का जो दान दिया जाता था वो ब्राह्मणों और धार्मिक संस्थाओं के लिए दिया जाता था सातवाहन शासन में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर, सातवाहन वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? तो सातवाहन शासक में सबसे महान शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी को माना जाता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी को माना जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर में है कि सातवाहन प्रशासन में आहार किससे संबंधित था? आहार किससे संबंधित था, इससे पूछा गया। ये एक प्रशासनिक इकाई था आहार। आपको याद रखना है कि सातवाहन शासन में आहार किससे संबंधित था? तो ये एक प्रशासनिक इकाई था। अगला देखिए 9 नंबर प्रश्न, संगम साहित्य मुख्यतः किस भाषा में रचा गया है? संगम साहित्य। तो जो संगम साहित्य की रचना हुई है वो आपका तमिल भाषा में हुआ है। किस भाषा में? तमिल। 10 नंबर प्रश्न देखिए, संगम युग मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित था? तो संगम युद्ध जो युग जो था वो आपका किससे संबंधित था? ये आपका दक्षिण भारत से संबंधित था। ठीक है, अगला देखिए 11वां नंबर प्रश्न, सातवाहन वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। किसको माना जाता है? गौतमी पुत्र सातकर्णी को। ठीक, ये क्वेश्चन रिपीट हो गए शायद। सातवाहन, ये भी क्वेश्चन रिपीट है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है शायद, 10 क्वेश्चन ही था। आगे देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे हम लोग। ठीक है, सब्जेक्टिव प्रश्न जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्या है समझिएगा कि सातवाहन वंश की शासन व्यवस्था और प्रशासनिक संगठन का विस्तृत वर्णन कीजिए। सातवाहन के बारे में पूछा गया है। तो ये जो सातवाहन थे, सातवाहन वंश दक्षिण और मध्य भारत के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, इस वंश का जो उदय है मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद हुआ, लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व में हो गया था। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक को माना जाता है। सातवाहन वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? सिमुक को। जब इस वंश को वास्तविक शक्ति और विस्तार गौतमी पुत्र जो है सातकर्णी ने 106 से 130 ईस्वी के शासनकाल में किया था। अगला देखेंगे कि सातवाहन शासन का शासन व्यवस्था किस प्रकार था वहाँ पर। तो सातवाहन शासन व्यवस्था जो थी वो पूरी तरह से राजतांत्रिक थी। राजा राज्य की सर्वोच्च सत्ता का केंद्र होता था। राजा ही वहाँ का सबसे ज़्यादा मैन मुखिया माना जाता था। प्रशासन, सेना तथा न्याय की
के चित्रण में रहते थे। इसके अलावा जो सातवाहन शासक स्वयं धर्म को रक्षक भी मानते थे। ये लोग खुद को क्या मानते थे? धर्म का रक्षक, धर्म का रक्षा करते थे ये लोग। और वैदिक परंपराओं का पालन करते थे। ये लोग वैदिक परंपराओं का पालन करते थे। कई सातवाहन शासकों ने धर्म महाजन की उपाधि की भी धारण की थी। प्रशासनिक दृष्टि से सातवाहन शासन जो है विकेंद्रीकृत था। साम्राज्य को कोई प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित कई भागों में विभाजित किया गया था। जैसे पहला अगर देखेंगे तो प्रशासनिक संगठन जो था वो प्रांतीय शासन, सबसे पहला शासन क्या था? प्रांतीय शासन, जिसमें साम्राज्य को आहार, राष्ट्र और नगर जैसी इकाइयों में बांटा गया है। ठीक है, आहार क्या था? तो ये सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी जिसका प्रमुख आहारिक कहलाता था। इसका जो प्रमुख होता था आहार का, ये सबसे बड़ा प्रशासनिक इकाई होता था जिसको आहार कहा जाता था। और जिसमें सबसे ज़्यादा जो प्रमुख व्यक्ति होता था उसको आहारिक कहा जाता था। यानी वहाँ का शासन चलाने वाला क्या कहलाता था? आहारिक कहलाता था। राष्ट्र है, ठीक उसी तरह नगर में बांटा गया और छोटे छोटे जगहों को भी नगर या पुरी के नाम से जाना जाता था। अगला है केंद्रीय शासन। केंद्रीय प्रशासन कैसा था वहाँ पर? तो राजा के अधीन मंत्री परिषद होती थी जिसमें अमात्य, महामात्र, सेनापति, सिंधी, विग्रहिक, भंडाग्रिक इत्यादि उच्च अधिकारी भी शामिल होते थे। जो केंद्र प्रशासन था वो थोड़ा ऊंचे लेवल का प्रशासन था। यहाँ बड़े बड़े शासन करने वाले लोगों को रखा गया था। न्याय व्यवस्था का अगर बात करेंगे तो न्याय का कार्य राजा की सर्वोच्च न्यायालय में होता था। सारा काम कहाँ पर होता था? राजा का ही सर्वोच्च न्यायालय में। ये छोटे छोटे लाइनों को आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं जो है मेन हेडिंग को बता देता हूँ। सैन्य संगठन भी होता था वहाँ पर। तो सातवाहन सेना में पैदल सेना भी था, घुड़सवार सेना भी था, रथ भी था और हाथियों की टुकड़ियाँ भी थी। निष्कर्ष क्या निकल कर आता है कि इस प्रकार जो सातवाहन शासन व्यवस्था है संगठित पूरी तरह से था, व्यवहारिक था, विकेंद्रीकृत था, जिसमें दक्षिण और मध्य भारत में राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक उन्नति और सांस्कृतिक विकास को भी बढ़ावा दिया था सातवाहन शासन में। अगला प्रश्न देखेंगे, सातवाहन काल की भूमि दान प्रणाली का विस्तार से वर्णन कीजिए। भूमि दान प्रणाली किस प्रकार था सातवाहन शासन में? तो आप जानते हैं कि जो सातवाहन शासन है, सातवाहन शासन में काल भूमि दान प्रणाली भारतीय इतिहास में सामंतवाद प्रारंभिक रूप से समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस समय लोग जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में भूमि दान करते थे। वो धार्मिक कार्यों के लिए करते थे और धार्मिक स्थलों के लिए करते थे। ठीक है, भूमि दान का महत्व क्या होता था समझिए। भूमि दान मुख्यतः ब्राह्मणों और बौद्ध संघों को दिया जाता था। इन दानों को अभिलेखों के माध्यम से प्रमाणित किया जाता था जो प्राकृतिक भाषा में लिखे जाते थे। प्राकृत भाषा में लिखा जाता था। भूमि दान को एक अभिलेख के रूप में लिखकर रखा जाता था। इससे धार्मिक संस्थाओं का संरक्षण, कृषि विस्तार, ये सभी छोटे छोटे लाइनों को आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ऐसे। ठीक है, मेन हेडिंग देखते हैं। भूमि दान का जो प्राप्त वर्ग था, किसको प्राप्त वर्ग होता था? तो ब्राह्मणों को दिया जाता था, बौद्ध संघ को दिया जाता था। इसके अलावा अगर तीसरा देखेंगे, भूमि दान का प्रकार भी बहुत तरह का था। अलग अलग तरीक़ों से भूमि दान दिया जाता था। ठीक, चौथा नंबर देखेंगे, भूमि दान की विशेषताएं भी लिखी गई है इसमें। क्या विशेषताएं हैं और किस उद्देश्य से भूमि दान किया जाता था और अभिलेख में इसको कहाँ पर लिखा जाता था। अगला प्रश्न देखिए, संगमकालीन शासन व्यवस्था का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो जो संगमकालीन शासन व्यवस्था है, संगमकालीन शासन व्यवस्था दक्षिण भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण है जिसका काल निर्धारण 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के बीच को माना जाता है। इसमें जो 3 प्रमुख राजवंश थे, चेर, चोल और पांड्य, ये संगमकालीन में ही आते हैं। संगमकालीन की राजनीतिक संरचना, संगमकालीन का जो राजनीतिक संरचना है वो कुछ इस प्रकार है, समझिएगा। संगम काल में 3 तरह के शासनकाल आए, चेर शासनकाल, चोल शासनकाल और पांड्य शासनकाल। शासन का जो स्वरूप है, शासन का स्वरूप किस प्रकार होता था?
तो राजतंत्र यहाँ का प्रमुख होता था, राजा ही प्रमुख होता था। महत्वपूर्ण अधिकारी भी यहाँ पर होते थे। इसके अलावा जनसभाएं भी होती थी, परिषदें भी होती थी, कूटनीति और युद्ध व्यवस्था भी होती थी, आर्थिक आधार भी माना जाता था। तो ये सारे व्यवस्था संगम काल में देखे जाते हैं। अब संगमकालीन समाज का विस्तार से अगर वर्णन करेंगे तो विस्तार इनका जो पहले हम लोग पढ़े समाज के बारे में, थोड़ा बहुत इसमें भी लिखा है कि समाज की कुछ मुख्य विशेषताएं भी थी। स्त्रियों की स्थिति किस प्रकार थी, वहाँ पर सामाजिक संरचना किस हिसाब से था, जीवन शैली का संस्कृति किस प्रकार था, और परिवार और विवाह किस प्रकार होता था, और आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन वहाँ पर किस प्रकार होता था। एक लास्ट प्रश्न है, संगम युग की साहित्य, कला एवं संस्कृति का विस्तृत वर्णन करें। संस्कृति किस प्रकार की थी? तो वहाँ बहुत तरह के संस्कृति को देखा जाता था। संगीत भी होता था, साहित्य भी होता था, इसके अलावा नृत्य था, भाषा लेखन था, कला भी था, सांस्कृतिक जीवन शैली भी देखी जाती थी। तो इस प्रकार से आप लोग देखिए, उतना अगर डिटेल में सबको समझाने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप इसको क्या कीजिए, क्वेश्चन को लिख लीजिए देख करके वीडियो से, या अगर इसका नोट्स आपको PDF चाहिए तो हम नंबर दे रहे हैं अपना, ठीक है, आप इस नंबर को नोट कर लीजिए, इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, हम दे देंगे आपको। व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा कि सर नोट्स चाहिए हिस्ट्री का या पॉलिटिक्स का या सोशोलॉजी का, किसी का भी, ठीक है। इसमें आप मैसेज कीजिए, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे।